हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 प्रोनाउंस का। लेक्चर नंबर 1 में हमने 3 प्रकार के प्रोनाउंस को पढ़ा था और टोटल 10 होते हैं। तो आज हम 3 और प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें आपको दिख रहा है टाइप ऑफ प्रोनाउंस पार्ट 2। आगे आप देख लीजिए इंडेक्स में आपको टाइप ऑफ प्रोनाउन पार्ट 2 मिलेगा, वोकैबुलरी सेक्शन मिलेगा, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिविजन, ठीक है। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं हमने देखे। प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के हैं, जिसमें से हम 3 प्रकार ऑलरेडी कर चुके हैं, पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव और एम्पैथिक प्रोनाउन हम आज करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में हमने एक बेसिक आइडिया लिया था, तो उसके और भी उदाहरण के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे आज के लेक्चर को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम हमने कर लिया, जिसमें हमारे को 3 प्रकार के पर्सन मिलते हैं, पुरुष मिलते हैं। पहला जो बोल रहा है जैसे मैं, दूसरा आप जो सुन रहे हैं, तीसरा अगर आप और मैं मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे या किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो वो एक हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। फिर हमने देखा था पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन ही पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है, जिसमें हमने देखा था कि जब भी हम संबंध बोधक कराते हैं, संबंध कारक कराते हैं, तो उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर हमने क्या किया था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने कहा था कि जब कार्य अगर आप कुछ करते हो वो आप पर ही पड़ जाता है, अगर आपने कोई कार्य किया और उसका रिजल्ट आप पर ही पड़ा, परिणाम आप पर ही हुआ, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसे हम थोड़ा बेस में कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से कर लेते हैं। जो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था उसको एक बार हम पढ़ लेंगे तो आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलने में क्लियर हो जाएगा। जब हम सेल्फ ऐड करते हैं, माय, योर, ठीक है, हिम, हर, इट, कोई में भी, तो हम इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। स्पोकन में आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक ग्रामेटिकली रीडिंग करा देती हूँ। जब हम सेल्फ ऐड करते हैं माय, योर, हिम, हर, इट में, तो वो कंपाउंड पर्सनल कहते हैं। अब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब बनते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं और वह हम पर ही पड़ जाता है, वह हमको ही रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कि कर्ता पर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर दिया, मैंने हर्ट किया तो उसका परिणाम किसे मिला? मुझे ही मिला। वी हर्ट आवरसेल्फ, हमने अपने आप को हर्ट कर दिया। जो क्या हुआ? तो हमने हर्ट किया, हमने कोई कार्य किया, हमने कोई एक्शन करा और वह हम पर ही पड़ गया, वो हम कर्ता पर ही रिफ्लेक्ट हो गया, उसे हम आवरसेल्फ कहते हैं। समझे? अब ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब इसके उदाहरण देख लीजिए थोड़े से। जब भी आप बोलते हो आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं ये कार्य खुद ही करूंगा, कार्य करोगे, एक्शन को लोगे, वो खुद पर ही पड़ गया, तो माई सेल्फ वर्क विद आई, योर सेल्फ वर्क विद यू, प्लीज डू योर होमवर्क योर सेल्फ, मैंने कहा अपने होमवर्क को खुद ही करें। आप कार्य करोगे, उसका परिणाम आप पर ही पड़ेगा कि आपका होमवर्क क्लियर होगा। तो योर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ठीक है, यू का योर सेल्फ भी हो सकता है अगर हम यू को प्रोनाउन में प्लूरल केस में मानेंगे। मतलब क्या हुआ? अगर यू हम देखते हैं तुम, आप, और हम ये कहते हैं कि तुम या आप, लेकिन यू क्या होता है? प्लूरल भी होता है। क्यों मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैंने कहा प्लीज डू योर होमवर्क, प्लीज कीप क्वाइट, ऑल ऑफ यू प्लीज कीप क्वाइट, या डू योर होमवर्क। मैंने जब आपको योर बोला, अब देखिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत बच्चे देख रहे हैं, तो डू योर होमवर्क योर सेल्फ, अपना कार्य खुद करें। तो यहाँ पर यू क्या है मेरे लिए? एक से अधिक बच्चे हैं, तो यू को हमने प्लूरल मान लिया। तो जब भी आप अंग्रेजी में कोई शब्द बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो यू के साथ योर सेल्फ आएगा अगर सामने वाला एक वचन में है, और यू के साथ योर सेल्फ आएगा अगर सामने वाला बहुवचन में है। समझे? ही को हिमसेल्फ के साथ आएगा, ही हिमसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं होता है, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, वी आवरसेल्व्स, देम देमसेल्व्स, देम ऑलरेडी ही बेटा प्लूरल है,
देम ऑलरेडी ही प्लूरल है देमसेल्व्स, ठीक है, वन वन सेल्फ। अब जनरली यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन देम जो है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में है, तो ये ऑब्जेक्टिव में ही कन्वर्ट हो रहा है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर देखें कि सब्जेक्टिव हमेशा पॉजेसिव में हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम संबंध करा रहे हैं खुद से ही, तो यहाँ पर पॉजेसिव के साथ ही आएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ आना ही पॉसिबल नहीं है। देयर सेल्व्स नहीं बोल सकते हो क्योंकि देम का देमसेल्व्स होता है। थर्ड व्यक्ति की बात कर रहे हो ना, क्लियर? हिमसेल्फ, हर हिमसेल्फ नहीं बोलोगे। तीसरे व्यक्ति की बात करोगे तो हम ऑब्जेक्टिव के साथ सेल्फ लगाएंगे, लेकिन अपने बारे में या हमारे बारे में या तुम्हारे बारे में बात की जाए तो उसके आगे हम क्या कह सकते हैं? हम लगाएंगे सेल्फ को पॉजेसिव केस के साथ, ठीक है। तो जनरली आप ये याद रखिए स्पोकन के हिसाब से कि आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, यू, योर सेल्फ, ही, हिम सेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, वी, आर सेल्फ, देम, देम सेल्फ, वन, वन सेल्फ। अब इसको हम एक बारी इसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने आप, अपने आप मतलब खुद ही, अपने आप मतलब खुद ही। जब मैंने कहा माई सेल्फ इट मीन्स खुद ही, जब मैंने कहा योर सेल्फ मतलब आप खुद ही काम करोगे, ठीक है। मैंने कहा देम सेल्फ मतलब कि आप अपने आप ही काम करोगे, तुम अपने आप काम करोगे, ये सब अपने आप काम करेंगे, मैं अपने आप काम करूंगी। तो अपने आप को अगर हम बोलें तो अपने आप क्या होता है? माई सेल्फ अगर मैं, योर सेल्फ अगर सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर होगा और वो भी प्लूरल में होगा देन वी विल बी सेइंग देमसेल्व्स, ठीक है, प्लूरल वाला, क्योंकि ये तो प्लूरल में ही माना जाएगा। अगर योर सेल्फ हम ये कहें सिंगुलर में है तो योर सेल्फ SELF आएगा। अब देखिए, मैं खुद वहां जाना चाहती हूं, मैं खुद वहां जाना चाहती हूं, I want to go there myself। अब मैंने कोई कार्य किया और वो मुझ पर ही पड़ गया, ठीक है। तुम खुद ये नौकरी करना चाहते थे, मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, तुम खुद ही, you yourself wanted to do this job, ठीक है। उन्होंने खुद ही सामान का भुगतान किया था, तुम खुद ही ये नौकरी करना चाहते थे, you yourself wanted this job या wanted to do this job, ठीक है। ओके, टू डू लिख सकते हो या दिस भी लिखोगे तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं। उन्होंने खुद ही सामान का भुगतान किया था, इट मीन्स दे देमसेल्फ पेड फॉर द स्टफ, दे देमसेल्फ, ठीक है। बच्चा अपने आप ही चलने लगा, बच्चा अपने आप ही चलने लगा। द टडलर हिमसेल्फ स्टार्टेड वॉकिंग, बच्चा जो रिड़ता बच्चा होता है उसे टडलर कहते हैं। इसके लिए सीमा खुद जिम्मेदार है, सीमा हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आगे आर सेल्फ, आर सेल्फ मतलब कि हमने यहां पर देखा आर सेल्फ मतलब खुद ही, खुद ही, अपने आप, अपने आप, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, खुद ही मतलब हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ। हम खुद ही खुद इस मुश्किल से पड़ गए, वी गॉट इन टू दिस प्रॉब्लम आर सेल्फ। यहां तक समझ में आया आपको? तो एक बात को याद रखिएगा कि यहां पर रिफ्लेक्सिव में ही एम्फेथिक प्रोनाउंस है, मतलब क्या हुआ, तीसरा प्रकार भी इसी में छुपा है। एक बारी चार्ट को देखिए, जब आप ये कहते हो दे देमसेल्फ, दे देमसेल्फ पेड फॉर द स्टफ, दे देमसेल्फ उन्होंने खुद ही, हम उन पर फोकस करा रहे हैं, एम्फेसाइज करा रहे हैं। तो इसी में अगर मैं कहूं, कई बुक्स में इसे रिफ्लेक्सिव ही कहा गया है, लेकिन कई बुक्स में हमने अगर एम्फेसाइज किया किसी चीज को, हमने किसी पर फोकस किया तो उसे एम्फेथिक प्रोनाउंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एम्फेथिक प्रोनाउंस भी होता है, जैसे कि जो संज्ञा, जो सर्वनाम के साथ आए, इनके बीच में कोई शब्द ना हो, दीज आर कॉल्ड एम्फेथिक। आप जनरली एक चीज याद रखें, जब आप बोल रहे हो ना किसी चीज को, जैसे कि यू योरसेल्फ वांटेड दिस जॉब, मैं फोकस करा रही हूं सबके आगे, मैंने कहा कि तुम्हें खुद ही ये जॉब चाहिए थी, तुम्हें ये खुद ही जॉब करनी थी।
तो यहां पर अगर मैं आपको कहूं मैं फोकस करा रही हूं आप ही पर, मैंने क्या किया, मैं किसी को नहीं भी पता था ना तो मैंने उनका ध्यान केंद्रित कर कर आपको बोला कि सब सुन लो, इसे खुद ही चाहिए थी जॉब। तो जब हम एम्फेसाइज करते हैं सामने वाले पर तो उसे हम एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। अदरवाइज वह खुद ही अब जॉब चाहता था या वह नौकरी खुद ही करना चाहता था, वह नौकरी खुद ही करना चाहता, इट वॉज लाइक वो करता नौकरी खुद के लिए, वह करता नौकरी खुद के लिए। तो रिफ्लेक्सिव में क्रिया पहले आएगी और बाद में वो शब्द आएगा जो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा सामने वाले को। मैंने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही दर्द दे दिया, मैंने दर्द दिया खुद को, मैंने दर्द दिया खुद को। आई हर्ट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ हर्टेड मी। अब यहां पर क्रिया बाद में आई। जब हमारे बीच में कोई क्रिया आ रही है, कोई कार्य की वजह से, जो अगर कोई एक्शन की वजह से एक चीज हम पर रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज पे फोकस करना चाहते हैं, एक चीज पर सबका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वो हमारा होता है एम्पैथिक प्रोनाउन। अब हम एम्पैथिक पे जाएंगे तो अब आपको समझ में आएगा। Emphatic pronouns are compound personal pronoun such as himself, myself, yourself. Example वही है। himself क्या नहीं है, himself क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, myself नहीं है, yourself नहीं है। लेकिन वही शब्द emphatic pronouns कब कहा जाएगा उन्हें, एक बारी देखिए। They themselves prefer to stay at home. वह खुद ही घर पर रहना चाहते हैं भाई, वह घर पर खुद ही रहना चाहते हैं, रिफ्लेक्सिव। वह खुद ही घर पर रहना चाहते हैं, एम्पैथिक। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने उन पर फोकस कर दिया, क्या किया, एम्फेसाइज कर दिया। देखिए, शी हरसेल्फ टोल्ड अस द न्यूज, उसने खुद ही हमें न्यूज बताई है भाई, उसने न्यूज बताई खुद ही। बताने के बाद अगर आया तो वो रिफ्लेक्ट हमें ही करी। तो हमने यहां पर क्या बोला, शी हरसेल्फ टोल्ड अस द न्यूज, उसने खुद ही, मैंने उस पर फोकस कर दिया, मैंने सबको बता दिया भाई उसी ने मेरे को ये खबर दी है। समझे? यू योरसेल्फ कैन टेल अस अबाउट द सिचुएशन, तुम अपने आप ही, तुम या आप, ठीक है, यू मतलब तुम या आप, तुम अपने आप ही या आप खुद ही, योरसेल्फ आप खुद ही बता सकते हो हमें परिस्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में। तो यू योरसेल्फ, क्लियर? चलिए, तो हमने अगर बोला बीच में कोई क्रिया आई तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। बाद में आई तो एम्पैथिक। एक बार एम्पैथिक को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ का प्रयोग में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जोर दिया होता है, मतलब एम्फेसाइज किया होता है, ठीक है, एम्फेसाइज किया होता है, तो अब इन्हें एम्पैथिक प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पैथिक प्रोनाउन कहा जाता है। हमें यह समझ में आ गई है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी करे थे, आई किल्ड दैट रैट माई सेल्फ, आई किल्ड दैट रैट माई सेल्फ। अब ये एग्जाम्पल को देखकर क्या आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या एम्पैथिक है? मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। क्या आप ये बोल सकते हैं कि एम्पैथिक है, ठीक है, एम्पैथिक है या रिफ्लेक्सिव है? ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्सिव, ये एम्पैथिक। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये टेबल अब बना दिया मैंने। अब बताओ, आई किल्ड दैट रैट माई सेल्फ, मैंने खुद ही बोला है, मैंने मारा उस चूहे को खुद। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। अब मैं अगर यहां पर बोल दूं आई माई सेल्फ किल्ड द रैट, तो ये कौन सा हुआ? चलो बताओ। अगर सोचो जरा,
अगर यही एग्जाम्पल को आई किल द रैट माई सेल्फ, मैंने मारा चूहे को खुद से मैंने, ठीक है, मैंने खुद से चूहे को मारा। यहां पर मैंने अपने आप को आपके आगे फोकस करा दिया। क्या कराया? अपने आप को फोकस करा दिया ना। हाँ, तो ये क्या है? ये एम्फेटिक, जोर दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको कहूं तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। और अगर मैं इसको कहूं ये क्या हो गया? एम्फेटिक हो गया। यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम ये कार्य खुद कर सकते हो, तुम खुद ही ये कार्य कर लो। तो ये क्या है? ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब जनरली एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में आपको ग्रामेटिकली कई बुक्स में डिफरेंस दिखेगा, कहीं बुक्स में नहीं दिखेगा। कहीं वाले एम्फेटिक को ही रिफ्लेक्सिव मान के चलेंगे और कहीं एम्फेटिक को रिफ्लेक्सिव मानेंगे तो कहीं रिफ्लेक्सिव को एम्फेटिक मानेंगे। लेकिन अगर ये डिफरेंस आपने समझ लिया यहीं पर तो बात समाप्त है। ठीक है, स्पोकन में जब भी आप बोलो जब मैंने अपने पे जोर दिया या किसी पर जोर दिया तो उस प्रोनाउन को हम ग्रामेटिकली एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर मेरे एक्शन की वजह से वह मेरे पर ही पड़ गया उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। बस ये समझ लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब कि परस्पर बोधक सर्वनाम। रेसिप्रोकल मतलब परस्पर बोधक सर्वनाम। वैसे प्रोनाउन जो वाक्य में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कि क्या हुआ इसका, जो आपस में संबंध का स्पष्ट करते हैं कि भाई हमारे में रिलेशन क्या है। ठीक है, वो रिलेशन को बताने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें ईच अदर मतलब एक दूसरे को, ठीक है, वन अनदर एक दूसरे को, ये दो शब्द आते हैं। ईच अदर, यू शुड लव ईच अदर, आप सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। ईच वन अनदर, वन अनदर भी ये उल्टा ही है उसका, एक दूसरे को। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दिखेंगे। ईच अदर और वन अनदर का को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। ईच अदर, ईच अदर एक एक अलग, वन अनदर वन के वन या दूसरा, अनदर वन अनदर बात एक ही है, एक दूसरे को। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए किया जाता है। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। बात समझिए। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। ठीक है, मैंने आपको चॉकलेट दी, मैंने कहा इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना ईच अदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना एक दूसरे में। ठीक है, अब वन अनदर मतलब ये दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है और ईच अदर दो के लिए प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे को। बात एक ही है। जब दो लोग हैं तो ईच अदर, या दो से अधिक हैं तो वन अनदर। बात एक ही है कि आप दोनों को बांटना है किसी चीज को। एग्जाम्पल को इससे देख लेते हैं। हाँ, तो ईच अदर का प्रयोग एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, ओके। दे लिव्ड ईच अदर, दे लिव्ड ईच अदर, दे लिव्ड ईच अदर मतलब क्या? वे एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैंने कहा दे लिव्ड ईच अदर मतलब कि वह एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्या बोला? वह एक दूसरे के साथ रहते हैं। राम एंड श्याम वर प्लेइंग अ गेम विद ईच अदर मतलब क्या हुआ कि राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। यहां पर दो व्यक्ति हैं, ईच अदर, दो से अधिक होंगे, वन अनदर। तो इस चीज को, डिफरेंस को समझे जरूर। ठीक है, तो ईच अदर मतलब जब दो लोग हैं और वन अनदर मतलब दो से अधिक हैं। समझे यहां पर? तो दे लिव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ रहते थे। राम एंड श्याम वर प्लेइंग अ गेम विद ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो ईच अदर का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम दो बंदों का बात करते हैं। हाँ, वो एक साथ। ठीक है, राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो हमने यहाँ पर एक चीज तो भाई समझ ली। ठीक है, एक दूसरे को मतलब कि ये हो गया साथ। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के लिए साथ। क्लियर यहां तक?
चलो आगे देखते हैं। तो रेसिप्रोकल में ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। अब वन अनदर के एग्जाम्पल देखिए। द 5 बॉयज वर वर्किंग विद वन अनदर। 5 लड़के एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। एक दूसरे के साथ मतलब कि अगर टीम है, आपकी क्लास है, आप क्लास सुनने आए, एक से अधिक बच्चा है यहाँ पर, तो मैंने कहा कि 5 लड़के एक साथ क्लास को सुन रहे थे, तो एक दूसरे के साथ क्लास को सुन रहे थे, एक दूसरे के साथ होमवर्क कर रहे थे। तो 5 बंदे क्या हुआ, एक से अधिक हो गया, 2 से अधिक हो गया। तो जब 2 प्लस हो, मैं नहीं कह रही हूँ 2 प्लस, अगर 2 से अधिक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन अनदर। वन अनदर। हम ये नहीं कह सकते द 5 बॉयज वर वर्किंग विद ईच अदर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बोला द 5 बॉयज वर वर्किंग विद ईच अदर, ये जब वाक्य आपने बोला तो ये गलत हो गया। ये 2 से अधिक होने चाहिए। क्या बोल रही हूं, 2 से अधिक होने चाहिए, तो वो क्या होंगे, बोलो, वो होंगे वन अनदर। और 2 होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ईच अदर। 2 से कम होगा तो एक साथ तो कोई काम होता ही नहीं है, फिर तो एम का प्रयोग करोगे आई के साथ। दे डन दिस टास्क विद वन अनदर, उन्होंने ये काम एक साथ करा। ठीक है, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ यह काम किया था, तो दे डन देयर टास्क विद वन अनदर। हमने यहां ईच अदर बोले नहीं, क्यों, दे है मैम, दे तो 2 में भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर करोगे तो दे तो 2 में भी कर सकते हो, ही और शी, बट यहां पर हमने इस दे को 2 से अधिक माना है। ठीक है, तो यह अज्यूम्ड करके चलिए, दो से अधिक है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे यहां पर दे रखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं, वापस से ट्राई करिएगा एक चीज को समझने की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन डेफिनेशन इन हिंदी, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब ईच अदर किसके लिए होगा, ईच अदर अगर 2 व्यक्ति दे रखे हों, 2 व्यक्ति दे रखे हों, और वन अनदर किसी लिए, बात एक ही है कि आपको साथ में काम करना है, बस नंबर का टर्म्स में चेंज है। अगर 2 हैं ईच अदर, 2 से अधिक हैं तो वन अनदर, बात दोनों की एक ही है कि आपको एक साथ काम करना है। 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, 2 से अधिक व्यक्ति। एग्जाम्पल, दे लव्ड ईच अदर, वह एक दूसरे से प्यार करते थे। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। ठीक है, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, या थे लिख लेना, थे, लव्ड लिख रखा है तो हम यहां पर ये लिखेंगे। ठीक है, दे मिस्ड वन अनदर, वे एक दूसरे को याद करते थे। एक दूसरे को याद करते थे। ठीक है, लिखिए। और यहां पर अगर मैं कहूं, यहां 2 हैं और यहां 2 से अधिक हैं, तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे को क्या बोलना है। मैंने कहा कि अगर आपको सामने वाले में 2 व्यक्ति की बात करनी है तो ईच अदर बोलना। अगर सामने वाला 2 से अधिक है तो आपको दे का तो प्रयोग करना ही है, बस उसके आगे वन अनदर बोल देना। बात तो एक ही है ना, समझ गए? हाँ समझ। आगे चलें, चलो। तो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में ईच अदर और वन अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ये ईच अदर और ये वन अनदर, ये क्या है, दीज आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस।
क्लियर? अब आगे हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या? रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंध वाचक सर्वनाम। रिलेटिव मतलब संबंध वाचक सर्वनाम। पोजेसिव में हमारा क्या होता है? पोजेसिव में हमारा ये कहेंगे संबंध कारक होता है, वो कारक के साथ आएगा। यहां पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन इन हिंदी। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले में आकार उस नाउन प्रकार की पूर्ति को रोकता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो रिलेशन बताए, जो संबंध दिखाए। जैसे कि दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। यह किताब, दिस इज द बुक, यह किताब है जो मुझे दी गई थी। तो यहाँ पर दैट क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। दैट जो मुझे दी गई थी, ठीक है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। तो जो लड़का खेल रहा है, हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। हु यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो एक बारी हम रिलेटिव प्रोनाउन को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है जो वाक्य कोई रिश्ता बताता है। जो वाक्य कोई रिश्ता बताता है उसे हम ये कहें कि जो शब्द रिश्ते को वर्णन कर रहा है वह एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि जो मतलब दैट, ठीक है। वो किताब कहाँ रखी है जो आपने कल खरीदी थी? मैंने कहा वो किताब कहाँ रखी है जो आपने कल खरीदी थी। तो यहाँ पर जो मतलब क्या है? दैट। वेयर इज दैट बुक? वे किताब कहाँ है जो आपने कल खरीदी थी? तो वेयर इज दैट बुक यू बॉट यस्टरडे? तो वह किताब, ठीक है। हम यहाँ कहेंगे वो किताब कहाँ रखी है जो आपने कल खरीदी थी। वेयर इज दैट बुक? वो बुक या जो बुक, ठीक है, वो या जो बोल सकते हो। यू बॉट यस्टरडे, जो आप लेकर आए थे। जो मतलब विच, कौन सी, जो, ठीक है। शाम ने पार्टी में जो शर्ट पहनी थी वो काफी सुंदर थी। शाम ने जो पार्टी में जो शर्ट पहनी थी, शर्ट मतलब कमीज, और जो मतलब यहाँ पर आप दैट लिख सकते हो या विच। एक बार ये उदाहरण को समझिए, फिर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ जल्दी से। द शर्ट विच श्याम वॉज वेयरिंग एट दैट पार्टी वॉज क्वाइट नाइस। अब मैम हम यहाँ पर द शर्ट दैट श्याम वॉज वेयरिंग एट द पार्टी वॉज क्वाइट नाइस। अब यहाँ पर जो दैट है ना वो किताब है, नॉन लिविंग है। विच का हमने विच बुक नहीं बोलोगे ना, दैट बुक बोलोगे। तो यहाँ पर जो श्याम है ना वो लिविंग बीइंग है, तो हमने विच को शाम के साथ जोड़ा है। जो मतलब हु, ये भी व्यक्तिवाचक के साथ आती है। जो लड़का मुझसे मिलने आया था वह मेरा सहपाठी है, मतलब कि क्लासमेट है। तो द बॉय हु केम, जो लड़का मुझसे मिलने आया था, द बॉय हु केम, जो आया था मुझसे मिलने, वो मेरा क्लासमेट था। तो यहाँ पर जो दैट में हमने यूज करा, अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो किताब थी, मैम यहाँ पर भी तो शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शर्ट यहाँ पर संबंध शाम के साथ है। आगे जिसने मतलब हु, दिस इज द, ये वही लड़की है जिसने कल मेरी मदद की थी। तो विच मतलब हु या जो, तो ये व्यक्तिवाचक के साथ ही आएगी। तो हमने अगर अंग्रेजी में बोलना है ये वही लड़की है जिसने कल मेरी मदद करी थी भाई, तो दिस इज द गर्ल हु हेल्ड मी यस्टरडे, उसने ही मेरी मदद करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलेटिव में whom, whose, where, when भी आता है। तो देखिए whom मतलब जिससे या जिसको, whom मतलब जिसे या जिसको। एग्जाम्पल को देखिए, मैं जिसे पसंद करता था वह प्रत्याशी चुनाव में जीत गया है। मैं जिसे पसंद करता था वह प्रत्याशी चुनाव में जीत गया है। तो यहां पर क्या बोलोगे? द कैंडिडेट हु आई वॉज सपोर्टिंग हैड वन द इलेक्शन। मैम यहाँ पर तो whom है, why we have written who, तो नोट भी दे रखा है। प्लीज नोट दैट द इंग्लिश ट्रांसलेशन
isn't exactly the same as हिंदी. So हिंदी whom became who. अब यहाँ पर जब भी एक चीज याद रखिए, ये बहुत प्यारा नोट है, ठीक है, तो इसे एक बार ही समझ लीजिए कि जब भी हम स्पोकन इंग्लिश में अगर लाइव इंटरेक्शन सेशन में या कहीं भी सुनते हैं डेली यूज सेंटेंसेस, तो वो बिल्कुल ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है. अब एग्जाम्पल में उन्होंने यही कहा कि इंग्लिश की ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम हिंदी की नहीं होती है. जो है आपने हिंदी में लिखा उसे इंग्लिश में बोल दो, वो नहीं होता है. तो यहाँ पर whom जो है वो who में चेंज हो सकता है, ठीक है. जिसका मतलब whose. अब यह जिसका पर्स है उसी को लौटा देते हैं. मैंने कहा यह जो पर्स है किसी का, उसी को लौटा देते हैं. लेट रिटर्न दिस टू द पर्सन हु परस्यूड दिस. whose पर्स इज दिस. तो whose यहाँ पर क्या है, ये रिलेशन बता रहा है. तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो whose है वो क्या है, वो यहाँ पर रिलेटिव है. एक चीज और समझेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने अभी पढ़ाए नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ अगले लेक्चर में उसे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर दैट का भी दिखेगा डेमोन्स्ट्रेटिव में. दैट, दोस, दीज, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे. यहाँ पर दैट जो हम ये कहें रिलेटिव क्यों है, क्योंकि वह रिश्ता बता रहा है कि दैट बुक, वह किताब, संबंध क्रिएट कर रहा है. अब लास्ट में वही चलो जहां कल खाना खाया था. मैंने कहा बहुत भूख लगी है, वहीं चलो जहां कल खाना खाया था. वहीं चलो, चलना कहाँ है, जहां कल खाना खाया था. तो ये संबंध इन दोनों में बना रहा है वो है जहां. तो लेट्स गो टू द सेम प्लेस वेयर. वेयर यहाँ पर क्या है, दो थॉट्स को यहाँ मिला रहा है, दोनों डिपेंडेंट है. वी एट येस्टरडे. एट मतलब खाना खाया था, ईट का एट बन गया. जब, व्हेन मतलब जब तुम सो रहे थे मैं काम कर रहा था. मैंने रिश्ता बताया, मैंने संबंध बताया कि जब तुम सो रहे थे ना तब मैं काम कर रहा था. तो जहाँ आई वॉज वर्किंग व्हेन यू वर स्लीपिंग. तो यहाँ पर ये थॉट और ये थॉट को मैच कर दिया, इकट्ठा जोड़ दिया, रिलेट कर दिया. तो जब विचारों को हम रिलेट करते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी बताए. दैट, विच, हु, whom. दैट, विच, whom, whom, whose, where, when. तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है. तो स्पोकन के माध्यम से हमारे लिए इतना बहुत है हर नाउन को, प्रोनाउन को समझना के लिए. जब हम बोल रहे हैं तो वो कौन सा प्रोनाउन है, तो हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया ग्रामेटिकली होना चाहिए. अब चलिए हम करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन को, जहां पर मैं आज लेके आई हूँ वर्ड एच से, ठीक है. किससे, एच से. चलिए, हैबिट. पहला वर्ड है हैबिट. हैबिट मतलब आदत. हैबिट मतलब आदत. तो डिक्टेशन, उच्चारण भी कर लीजिए इसका, और हिंदी मीनिंग भी है यहाँ पर, ठीक है. हैबिट, हैबिट मतलब आदत. हैबिट, हैबिट क्या बोलेंगे, आदत. सेकंड है हैड. हैड मतलब रखता था या रखती थी. हैड रखता था या रखती थी. थर्ड है हेल. क्या है, हेल मतलब कि ओला या नमस्कार करना, ये दोनों ही होते हैं. ओला डालना या हेल मतलब नमस्कार करना भी होता है, ठीक है. हेयर, 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 हेयर. मैंने आपको कहा है जब आर की साउंड आर एंड में आए तो उसको साइलेंट कर दीजिए. हेयर, 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 हेयर. तो क्या बोलोगे, बाल. तो ये क्या है, हेयर, ठीक है. हेल. अब देखिए हेल. अब यहाँ पर ये हमने दो होमोफोन्स देखे, हेल, हेल मतलब कि तंदुरुस्त, मतलब कि तंदुरुस्त. हेल, ठीक है. आगे देख लेते हैं. हाव, 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 ठीक है. हैवी मत बोल देना, हालवी मत बोल देना. इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, हाव, हाव बोलो. हाव, हाव मतलब आधा करना, कोई भी कार्य करो आधा करना. हाव, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर एक चीज को ठीक कर लीजिए, बेटर है. तो यहाँ पर हाफ है, ठीक है. हाफ, सॉरी, हाफ क्या है, हाफ. उसका मीनिंग अगले लेक्चर में दिखाती हूँ. हाफ मतलब हाफ, हाफ फ नहीं वो, हाफ, हाफ आधा करना. हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा पिस्तौल का घोड़ा. हथौड़ा पिस्तौल का घोड़ा. ओके. हैरस क्या है, हैरस मतलब सताना.
हैरिस सताना, हार्ड कड़ा, हार्ड कड़ा मतलब कि मजबूत या कठोर भी, कड़ा भी लिख सकते हो, कठोर भी लिख सकते हो, हार्ड, ठीक है। हेट, हेट क्या बोलोगे, हेट तो मतलब घृणा करना, किसी से नफरत करना, हेट, हेट तो हाँ, हैमर, हैरिस, हार्ड, हेट, क्लियर। तो अब हम क्विज खेल लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिट? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय हैरिस? अभी क्या है? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय हैबिट? आदत या स्वभाव, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय हैरिस? चिंतित करना, सताना या परेशान करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं। आज हमने किया क्या है, देखिए आज हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किया है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, अगर आपने कोई कर्ता किया वो आप पर ही प्रभाव पड़ा, कर्ता ने कोई कार्य किया वो आप पर ही प्रभाव पड़ रहा है। और इसी को अगर हमें एम्पैथिक प्रोनाउन कहना है तो एम्पैथिक प्रोनाउन क्या है? एम्पैथिक प्रोनाउन मतलब जिस पर हमने जोर दिया, ठीक है। तो ये कई बुक्स में एक ही है लेकिन हमने डिफरेंशिएट किया है। उसके बाद हमने जब रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक कर लिया तो हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन देखा। रिलेटिव में हमने बहुत ज्यादा शब्द करे हैं। क्या किया है? बहुत ज्यादा शब्द करे हैं। रिलेटिव मतलब दो शब्दों को, मैं क्या कह रही हूं, दो विचारों को रिलेट करना, ठीक है। मैं सो गया था क्योंकि आप काम कर रहे थे। जब आपने दो विचारों को जोड़ा उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। और हमने यहां तक करने के बाद अब हमने क्या किया है, वोकैबुलरी भी कर ली है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, ऑलमोस्ट आज हमने प्रोनाउंस को भी किया है, ठीक है। हमने प्रोनाउंस को भी किया और फिर हमने वोकैबुलरी सेक्शन भी करा, राइट। फिर हमने यहाँ पर 1 मिनट रिविजन भी कर ली और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज के क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। तो क्विज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसे भी कर लीजिए। होमवर्क में मैंने आपको दिए हैं 10 क्वेश्चंस, वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में। कृपा करके इसे भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रोनाउंस पर ही होगा जिसमें हम बाकी के बचे प्रोनाउंस को करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।